हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। सो मैं फिर आ गई एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। एंड दिस टाइम द टॉपिक इज ग्रीवेंस एंड इट्स प्रोसीजर, मॉडल ग्रीवेंस प्रोसीजर। सो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं देन प्लीज़ आप पहले ये वीडियो पूरा देखिए। अगर आपको पसंद आती है देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस दी बेल आइकन, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं आपको सबसे पहले अपडेट मिले। एंड जो कोई भी ऑलरेडी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने पहले से मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग कनेक्टेड टू माई चैनल। सो लेट्स स्टार्ट विद द मीनिंग ऑफ ग्रीवेंस। अब ग्रीवेंस का मतलब क्या होता है? जब एज अ वर्कर या एज अ एम्प्लॉय हम कहीं किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे होते हैं तो उस ऑर्गेनाइजेशन से हम कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, चाहे वो मॉनेटरी एक्सपेक्टेशंस हो या नॉन मॉनेटरी एक्सपेक्टेशंस हो। उस ऑर्गेनाइजेशन से हम लोग एज एन एम्प्लॉयर, एज एन एम्प्लॉई कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है, चाहे हमारी ऑर्गेनाइजेशन से हो, मैनेजमेंट से हो, एम्प्लॉयर से हो। तो अगर वो जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो फुलफिल नहीं होती हैं, अब वो एक्सपेक्टेशंस किस टाइप की हो सकती हैं? हमारे वर्किंग कंडीशंस को लेके हो सकती हैं कि अगर ऑर्गेनाइजेशन है एक प्रॉपर सेफ्टी रखनी चाहिए, वहाँ पर अगर काम उस टाइप का है, जो नेचर वर्क ऐसा है तो वहाँ पर प्रॉपर सेफ्टी प्रोसीजर्स होने चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशंस अच्छे होने चाहिए, अप्रेजल का अच्छा एक पूरा पॉलिसी होना चाहिए। जो पॉलिसीज़ होती हैं मैनेजमेंट की, ऑर्गेनाइजेशन की, उससे रिलेटेड हमारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं। हम फेयर ट्रीटमेंट होना चाहिए, इससे रिलेटेड हमारी एक्सपेक्टेशंस होती है फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन। वर्किंग कंडीशन से रिलेटेड, सैलरी, वेजेस से रिलेटेड हमारी क्या होती है, कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं। अब जब वो एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं होती हैं, हमने एक सेट करा होता है अपने मन में बेंचमार्क, अगर वो सामने वाला हमारा वो बेंचमार्क फुलफिल नहीं कर पा रहा है, वो लेवल क्रॉस नहीं कर पा रहा है, तो हमारे अंदर, हमारे माइंड में एक नेगेटिव फीलिंग आने लगती है टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर पर्सन और टुवर्ड्स, टू बी प्रिसाइज, टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर हम काम कर रहे हैं। तो फिर वो जो नेगेटिव फीलिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं ग्रीवेंस। तो ग्रीवेंस क्या है? एक सॉर्ट ऑफ कंप्लेंट नेचर है कि हमारे मन में एक नेगेटिव फीलिंग आई है क्योंकि हम लोग जो एक्सपेक्ट कर रहे थे फ्रॉम द अदर पर्सन, फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन, वो फुलफिल नहीं हुआ है। तो अगर फुलफिल नहीं हुआ है तो वो नेगेटिव फीलिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी ग्रीवेंस को अगर हम ज़्यादा देर तक सॉल्व ना करें तो ग्रीवेंस क्या होता है, आगे चल के एक बड़ा फॉर्म ले लेता है जिसको बोलते हैं हम डिस्प्यूट। तो ग्रीवेंस ही आगे चल के डिस्प्यूट का फॉर्म ले लेता है। अभी हम देखते हैं ग्रीवेंस का फॉर्मल डेफिनेशंस एंड ऑल वो क्या है। ग्रीवेंसेस रिलेट टू प्रॉब्लम्स ऑफ इंटरप्रिटेशन एंड परसीव्ड नॉन फुलफिलमेंट ऑफ वंस एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन। आई होप जो मैंने अभी आपको एक सिंपल लैंग्वेज में जो मीनिंग बताया वो आपको समझ में आया होगा। अ ग्रीवेंस इज अ कंप्लेंट ऑफ वन और मोर वर्कर विथ रिस्पेक्ट टू द ऑर्गेनाइजेशन। इट कैन बी रिलेटेड टू वेजेस, कंडीशंस ऑफ वर्क, लीव, ट्रांसफर, ओवरटाइम, प्रमोशन, सीनियरिटी, जॉब असाइनमेंट, टर्मिनेशन ऑफ सर्विस। तो इनमें से कोई भी, मैंने आपको बताया, चाहे वो मॉनेटरी एक्सपेक्टेशंस हो चाहे वो नॉन मॉनेटरी एक्सपेक्टेशंस हो, हम लोग एज अ वर्कर, एज एन एम्प्लॉय अपनी ऑर्गेनाइजेशन, अपने एम्प्लॉयर से, अपनी मैनेजमेंट से कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, और जब वो चीज़ें फुलफिल नहीं होती है, वो एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं होती हैं, तो हमारे अंदर एक सॉर्ट ऑफ डिससेटिस्फैक्शन, एक नेगेटिव फीलिंग इमर्ज होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? ग्रीवेंस बोलते हैं। Thus, grievance term is used to designate claims of workers concerning their individual as well as collective rights under terms and contract of employment law and regulation. अभी an indication of what is meant by grievance, अभी एग्जामिनेशन ऑफ ग्रीवेंस रिकमेंडेशन ने, जो एक ILO का रिकमेंडेशन है जो 1967 में आया था, नंबर 130, इन्होंने ग्रीवेंस का एक मीनिंग दिया हुआ है। ये आप प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा कि इससे भी क्वेश्चन आते हैं। ILO के कन्वेंशंस एंड रिकमेंडेशन के नंबर्स, ईयर्स, इससे क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड आता है। हालांकि मैं आपको एक वीडियो ऑल पूरा बना के दूंगी रिलेटेड टू रिकमेंडेशंस ऑफ ILO। अब इनका क्या कहना है, ये इन्होंने कैसे डिफाइन करा है? द ग्राउंड्स फॉर ग्रीवेंस मे बी एनी मेजर और सिचुएशन विच concerns the relations between employer and worker or which may affect the conditions of employment of
one or several workers in an undertaking when that measure or situation appears contrary to the provisions of an applicable collective agreement. अब क्या है, जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो ऑर्गेनाइजेशन हमको प्रोवाइड कर रही है, डिलीवर कर रही है, और जो हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं, अगर दोनों चीज़ें एक सिनेरियो में नहीं काम करती हैं, उसके कॉन्ट्रास्ट में काम कर रही हैं, तो ग्रीवेंस अराइज हो जाता है. तो वो जो नेगेटिव फीलिंग अराइज होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रीवेंस बोलते हैं. Of an individual contract of employment to work rules, laws, regulations, to the custom or usage of occupation, branch of economic activity or country, regard being had to principles of good faith. तो ये एक definition आप बोल सकते हो इसको, किसने दी है, एग्जामिनेशन ऑफ ग्रीवेंसेस रिकमेंडेशन 1967 में ये आया था, ILO ने ये रिकमेंडेशन दिया था, एंड द नंबर इज 130. तो प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिएगा. According to Dale Yoder, a grievance is a written complaint filed by an employee and claiming unfair treatment. तो जो भी unfair treatment हो रहा है, अब देखो यहाँ पर important क्या है, unfair. वो जो चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहा था, उस एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट जो उसको मिल रही थी, उसको उसने क्या समझा, अनफेयर समझा. ज़रूरी नहीं है कि वो मॉरली अनफेयर हो, बट हम लोग ए चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे थे अपनी ऑर्गेनाइजेशन से. जब हमको ए चीज़ नहीं मिलती है, उसके सामने हमको बी चीज़ मिल रही है, तो हमको बी चीज़ अनफेयर लगने लगती है, और यही ग्रीवेंस को बोला जा रहा है. Keith Davis defines it as any real और imagined feeling of personal injustice. रियल भी हो सकती है और इमेजिनरी भी हो सकती है. मतलब हमको लग सकता है कि वो अनफेयर हो, हमको लग सकता है कि वो इनजस्टिस हो हमारे साथ, बट वो नहीं भी हो सकती है, क्योंकि ये इंडिविजुअल फॉर्म है. इंडिविजुअली हम देख रहे हैं. हर देखो, ग्रीवेंस कलेक्टिवली नहीं, ऐसा नहीं है कि 4 लोग मिलके कोई चीज़ को बोलेंगे कि ये अनफेयर है तभी वो अनफेयर दिखेगा. कभी कभी इंडिविजुअल भी आपको कोई चीज़ें सामने, ऑर्गेनाइजेशन जो है, एम्प्लॉयर जो है, उसके एक्शंस, जो रूल्स हैं, पॉलिसीज़ हैं, वो आपको अनफेयर लग सकती हैं. और धीरे धीरे जो अनफेयर ट्रीटमेंट होता रहता है आपके साथ एज एन इंडिविजुअल ऑल्सो, ऑब्वियसली जब वो इंडिविजुअल की फीलिंग्स एक ग्रुप की फीलिंग बन जाती है, तो ग्रीवेंस एक बड़ा रूप ले लेता है, वो एक ठोस रूप ले लेता है. उसको कहीं ना कहीं एक ग्राउंड्स मिल जाते हैं कि हाँ, अब तो ये एक्चुअली में ग्रीवेंस है. बट इंडिविजुअल भी जो अनफेयर ट्रीटमेंट्स जो वर्कर्स हैं वो इमेजिन कर रहे हैं, जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उसको भी हम क्या बोलेंगे, ग्रीवेंस ही बोलेंगे. Any real or imagined feeling of personal injustice which an employee has concerning his employment relationship. Features of grievance क्या है? The grievance are characterized by following. Grievances emerge out of perceived injustice or unfair treatment the aggrieved employee feels. It is a feeling of discontent, dissatisfaction about any aspect of an organization. Organization के किसी भी एरिया में कोई भी रूल, कोई भी रेगुलेशन, कोई भी पॉलिसी, किसी भी एस्पेक्ट में अगर कोई पर्टिकुलर एम्प्लॉई या वर्कर उस चीज़ से डिससेटिस्फाइड है, उस चीज़ से डिसकंटेंट है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ग्रीवेंस बोलेंगे. द ग्रीवेंस में भी रियल और इमेजिनरी, जेन्युइन और फेक, legitimate or irrational. A grievance may be expressed, unexpressed, expressed normally in written form. It may arise out of job of a employee. अब sources of grievance. Sources of grievance का मतलब है कि grievance हम कहाँ से experience कर सकते हैं. Different sources of grievance can be grouped under 5 categories as management policies and practices, working conditions, then supervision, collective bargaining agreements and work adjustment difficulties. तो ये जो एरियाज हैं, इन्हीं एरियाज, यही डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जिनसे हम लोग काइंड ऑफ एक डिससेटिस्फाइड फील कर सकते हैं, डिसकंटेंट फील कर सकते हैं. क्योंकि ग्रीवेंस अगर हम बात कर रहे हैं, तो आप ये मान के चलिए हम एक ऐसे वर्कर या एक ऐसे एम्प्लॉय के लिए बात कर रहे हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन में है और एक एम्प्लॉयर के साथ एक
रिलेशनशिप में है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के फॉर्मल रिलेशनशिप में है। ऑब्वियसली कोई आउटसाइडर के बारे में हम अभी बात नहीं कर रहे हैं कि बाहर का कोई नॉर्मल सिटीजन है, नहीं। जब वो सिटीजन एक वर्कर का रूप लेके एक ऑर्गेनाइजेशन में एंटर होता है तो वो एक डिफरेंट एक्सपेक्टेशंस के साथ एंटर होता है। हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अपने डिफरेंट एक्सपेक्टेशंस होते हैं। अगर सपोज मैं अपनी बात करूं, चलो कि मुझे एक कंपनी में जॉब मिली और मेरी फ्रेंड को बी कंपनी में जॉब मिली, मेरी एक्सपेक्टेशन ए कंपनी से डिफरेंट होंगी कंसीडरिंग ए कंपनी किस टाइप की कंपनी है, और मेरी फ्रेंड की एक्सपेक्टेशन बी कंपनी से डिफरेंट होंगी एज कंपेयर टू माइन कंसीडरिंग वो किस टाइप की कंपनी है। एंड ऑल्सो हम दोनों डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैं तो हम दोनों के डिफरेंट एक्सपेक्टेशंस होंगी। तो यही इसमें बोल रहे हैं कि इस एक पूरे ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट पॉलिसी से रिलेटेड अगर हमको कोई अनफेयर लग रही है चीज़ें, वो हमको ग्रीवेंस दे सकती हैं। वर्किंग कंडीशंस कुछ अनफेयर है तो उससे हमको ग्रीवेंस हो सकता है। सुपरविजन से रिलेटेड ग्रीवेंस अराइज हो सकते हैं। कलेक्टिव बार्गेनिंग जो अग्रीमेंट्स होते हैं उससे रिलेटेड अगर अनफेयर ट्रीटमेंट हो रहा है फ्रॉम द एम्प्लॉयर साइड तो वहाँ ग्रीवेंस अराइज हो सकता है। वर्किंग डिफिकल्टीज, वर्क एडजस्टमेंट से रिलेटेड ग्रीवेंस अराइज हो सकता है। तो ये कुछ एरियाज हैं जिससे हम ग्रीवेंस को अराइज कर सकते हैं। ग्रीवेंस को अराइज नहीं कर सकते, जिससे ग्रीवेंस अराइज होने की संभावना बढ़ जाती है। तो ऑर्गेनाइजेशन को इन एरियाज में वर्क करने की ज़रूरत है। ऑब्वियसली अगर कोई एम्प्लॉई डिससेटिस्फाइड है, उसके मन में एक नेगेटिव फीलिंग है ऑर्गेनाइजेशन के प्रति कि ऑर्गेनाइजेशन को फेयरली ट्रीट नहीं कर रही है, उसकी साथ ऐसा अनफेयर ट्रीटमेंट कर रही है, तो जाहिर सी बात है वो एफिशिएंटली काम नहीं कर पाएगा। और अगर वो वर्कर एफिशिएंटली काम ही नहीं कर पाएगा तो वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कुछ नहीं दे रहा है, ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो एक तरह की लाइबिलिटी ही है। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन को क्या चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन को ऐसे एम्प्लॉयज़ चाहिए जो उनके लिए एफिशिएंटली होल हार्टेडली काम कर रहे हो, लॉयल हो, ताकि जो एक कॉमन गोल है ऑर्गेनाइजेशन का उसको फुलफिल करने में आसानी हो। लेकिन अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिससेटिस्फाइड एम्प्लॉयज़ हैं, उनके अंदर नेगेटिव फीलिंग है कि उनके साथ अनफेयर ट्रीटमेंट हो रहा है, उनकी बातों को समझा नहीं जा रहा है, अगर उनके जो सैलरी है वो अनइक्वल है, मतलब उनके साथ वाली की सैलरी उनसे ज़्यादा है जबकि काम वो ज़्यादा कर रहा है या पोजीशन उसके साथ उसकी ज़्यादा है, तो अगर अनफेयर ट्रीटमेंट हो रहा है इन टर्म्स ऑफ मनी, वेजेस या सैलरी, तो वहाँ अगर ये सब हो रहा है तो ऐसे जो सिनेरियोज होते हैं इन सब से अगर आपका एम्प्लॉय, आपका वर्कर डिससेटिस्फाइड है तो ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी बहुत गलत चीज़ है। इसलिए ऑर्गेनाइजेशन को भी चाहिए कि वो ये सब एरियाज पे काम करके जितना हो सकता है ग्रीवेंस को ना अराइज होने दे, प्रिवेंट करे। हालांकि ऐसा होता नहीं है, मतलब 100% तो प्रिवेंशन बहुत ही बिल्कुल नामुमकिन सी चीज़ है, लेकिन हाँ टू एन एक्सटेंड ऑर्गेनाइजेशन अपनी पॉलिसीज़ को चेंज करके, मॉडिफाई करके, अप्रोच को चेंज करके, मॉडिफाई करके जो ग्रीवेंसेस है उसको प्रिवेंट करने की कोशिश कर सकती ताकि वो डिस्प्यूट का फॉर्म ना ले। मैनेजमेंट पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस, बेसिक वेजेस, सैलरी स्केल, प्रोविजन ऑफ जनरल वेज राइज, ओवर टाइम अलाउंसेस। अभी हम ये देख रहे हैं कि इन सबके जो हेड्स हैं उनके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। ऑल्दो ये ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा बहुत आपको मीनिंग समझ में आना चाहिए। अभी जो मैं कमिंग स्लाइड में मॉडल ग्रीवेंस प्रोसीजर समझाऊंगी वो उससे क्वेश्चन ज़्यादा बनने के चांसेस होते हैं। वर्किंग कंडीशंस क्या होती है, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मेजर्स, फिजिकल कंडीशंस ऑफ वर्क प्लेस, चेंजेस इन प्रोडक्शन शेड्यूल, स्टैंडर्ड, शॉर्टेज और रिक्वायर्ड रॉ मटेरियल, टूल्स एंड मशीन्स, सुपरविजन, स्टाइल ऑफ सुपरविजन, मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन सुपरवाइजर एंड द वर्कर, रिजिडिटी इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस अगर ये है तो ये ही होने चाहिए, ऐसे ही आपको फॉलो करना है। अगर आपका जो सुपरवाइजर है वो रिजिड है तो वो भी रिजिडनेस भी जो वर्कर्स है उनको पसंद नहीं आती है। डिस्करेजिंग द कंप्लेंट्स, अगर कोई कंप्लेन है तो उसको डिस्करेज करना, उसको सुनना नहीं, वर्कर्स की बातों को नहीं सुनना। एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्कर्स। एम्बिगियस जॉब इंस्ट्रक्शंस, मतलब एम्बिगियस का मतलब होता है कि क्लियर नहीं है। अगर जॉब उनके वर्क से रिलेटेड कोई इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं, अगर वो क्लियर नहीं है तो वो भी कहीं ना कहीं क्या होगा, उससे जो वर्कर है वो भी अपना काम नहीं कर पाएगा। काम वो ढंग से नहीं करेगा तो जाहिर सी बात है इवेंचुअली उसी पे बात आएगी। तो एम्बिगियस जॉब इंस्ट्रक्शंस भी काइंड ऑफ एक रीज़न बन जाता है डिसकंटेंटमेंट का, डिससेटिस्फैक्शन का। collective bargaining agreements, vague and unclear language, clauses in the agreement, violation and non-fulfillment of terms of agreement,
an emphasis on the legalistic approach to the employee problems without considering the social and economic dimensions, work adjustment difficulties, basic attitude towards job and company, excessive self-esteem and pride, introverted personality, grumbling and fault-finding mindset. नाउ टेक्निक्स ऑफ ग्रीवेंस आइडेंटिफिकेशन. अब ग्रीवेंस अगर है आपकी एम्प्लॉयज़ के अंदर, डिसकंटेंटमेंट है, तो हम उसको कैसे जान सकते हैं? ऑब्वियसली जब तक एम्प्लॉय बताएगा नहीं तब तक हमको पता नहीं चलेगा, लेकिन उसको भी बताने के तरीके हैं, फॉर्म्स है. तो टेक्निक्स हम पढ़ेंगे कि टेक्निक्स कौन सी, कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो वर्कर्स हैं, जो ह्यूमन रिसोर्स है, वर्कफोर्स है, उसके अंदर ग्रीवेंस है. An organization must have the ability to diagnose, detect, recognize, and resolve the grievance at an earlier stage. The major techniques to identify grievances include exit interview, observation, exit interview, grip box system, opinion survey, and open door policy. तो अब हम पढ़ते हैं इसको. Exit interview. When employee quit an organization फॉर एनी रीज़न, जब कोई एम्प्लॉई ऑर्गेनाइजेशन से क्विट करता है किसी भी रीज़न से, एन एग्जिट इंटरव्यू में बी कंडक्टेड. तो जब वो बाहर जा रहा है तो उस समय भी एक एग्जिट इंटरव्यू कंडक्ट किया जा सकता है, ताकि उससे इंफॉर्मेशन ली जाए कि क्या उसके मन में है. क्योंकि अब तो वो बाहर जा रहा, अब उसको डर नहीं है कि उसके बॉस क्या कहेंगे, उसको कहीं डिमोशन ना हो जाए उसके कुछ गलत बोलने से. तो अब वो खुल के अपनी बात रख सकता है, अपने डिसकंटेंटमेंट सामने खुल के रख सकता है. इससे क्या होगा, जो भी एग्जिट एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो बाहर जा रहे हैं, क्विट कर रहे हैं जॉब, अगर आप उस समय वाइल दे आर क्विटिंग देयर जॉब, अगर आप उस समय ऐसे इंटरव्यूज रखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जो ऑलरेडी वर्किंग एम्प्लॉयज़ हैं उनके अंदर भी ये फीलिंग हो सकती है. इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि जो ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं एम्प्लॉयज़, उनके मन में भी वो डिसकंटेंटमेंट, डिससेटिस्फैक्शंस हो सकते हैं. At this time, those quitting their job speak freely and frankly about their experiences, observation on the job. This can provide the employer with an invaluable insight into simmering problems and anxieties. तो इससे क्या हो सकता है, एम्प्लॉयर को ये पता चल सकता है कि क्या प्रॉब्लम्स अराइज हो रही हैं, जो ऑलरेडी वर्किंग है वहाँ पर उनके मन में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, ताकि वो उनको रिजॉल्व करने के लिए एक्शंस करे, कोई मेजर्स ले. Grip box system. Employees can drop their written complaints in the boxes kept by the organization to provide an outlet to the employees to secretly express their complaints. अब इसमें क्या हो सकता है, जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अनोनिमसली, मतलब बिना अपना नाम बताए, बिना अपनी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज करे, वो क्या कर सकते हैं, अपने जो भी बातें हैं, जो उनके साथ अनफेयर ट्रीटमेंट हो रहा है या उनको लगता है कि ऐसा कुछ इनजस्टिस सॉर्ट ऑफ उनके साथ हो रहा है, अपनी कंप्लेंट्स को उस बॉक्स में रख सकते हैं, ताकि उनकी कंप्लेंट्स, उनकी जो प्रॉब्लम्स है वो भी उन्होंने वेंट आउट कर दी, अपने एम्प्लॉयर को बता दी. बी, उनकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं हुई तो उनको विक्टिमाइज होने का भी डर नहीं है कि कल को अगर सपोज मैंने अपने नाम से अपनी प्रॉब्लम्स बताई तो फिर सामने वाले को पता चल जाएगा कि अच्छा ये मेरे बारे में ये सोचता है, तो हम जो एम्प्लॉयर है उसका एटीट्यूड भी चेंज हो सकता है उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय के लिए. तो रादर देन अपनी आइडेंटिटी रिवील करना, आप बिना आइडेंटिटी डिस्क्लोज करें, अगर अपने डिसकंटेंटमेंट्स को, अपने जो प्रॉब्लम्स हैं उनके साथ अगर जो भी अनफेयर ट्रीटमेंट हो रहा है, अगर आप एम्प्लॉयर जो ये बात कर रहा है उसके लिए भी अगर उसको बोलना, अपने बॉसेस के लिए, वो भी फ्रीली बोल सकता है. तो ये भी एक वन ऑफ द टेक्निक है जिससे हम जो एग्जिस्टिंग ग्रीवेंसेस हैं, डिसकंटेंटमेंट्स हैं, डिससेटिस्फैक्शन है अमंग्स द एम्प्लॉयज़, वो जान सकता है कि एम्प्लॉयर. Opinion survey. Opinion survey is the direct and personal means of gathering information from the employees about their existing grievances. और opinion survey तो एक तरह से आप समझ लो कि ग्रीवेंसेस से रिलेटेड ही फोकस कर रहा है, कि ऐसा कुछ सर्वे जिसमें आपसे एम्प्लॉयर खुद पूछ रहा है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप इस समय अपनी प्रॉब्लम्स को सामने रख सकते हो. Open door policy. The workers are encouraged to call on the relevant manager at any time, freely share their opinions, feelings and complaints with him. Open door policy is workable only in very small organization. In big organization, when management by exception is practiced, the top management does not have the time to attend
innumerable routine grievances daily. That is the work of lower level managers. अब इसमें क्या है, ये पॉलिसी ऐसी है जिसमें एक ऑर्गेनाइजेशन की ही पॉलिसी है कि अगर वर्कर को या एम्प्लॉय को कोई भी प्रॉब्लम है वो फ्रीली अपने मैनेजर से बात कर सकता है. मैनेजर बायस हुए बगैर उनकी प्रॉब्लम को सुनेगा और रिजॉल्व करने की कोशिश करेगा. बट एट द सेम टाइम ये जो पॉलिसी है ये स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा अच्छे से काम करेगी. वाई? क्योंकि बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, ज़्यादा नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ होते हैं, तो हर एक नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ के आप फ़ोन अटेंड करना या उनकी ग्रीवेंस को वन बाय वन सुनना, ये थोड़ा सा टायरसम जॉब हो सकता है. तो अगर कम एम्प्लॉयज़ होंगे तो वो ईजी पड़ जाता है ये पॉलिसी को अप्लाई करने में. ऑब्जर्वेशन, द मैनेजर और इमीडिएट सुपरवाइजर. अब ऑब्जर्वेशन बहुत सिंपल है. अगर आपके मन में एक सामने वाले एम्प्लॉयर के अगेंस्ट, किसी भी फॉर दैट मैटर किसी भी पर्सन के अगेंस्ट अगर आपके मन में कोई नेगेटिव फीलिंग है तो आपका एटीट्यूड भी नेगेटिव हो जाता है उस पर्टिकुलर पर्सन के लिए. तो ऑब्जर्वेशन का मतलब है जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो वर्कर्स हैं, उनके बिहेवियर को ऑब्जर्व करना, ताकि उनके बिहेवियर में जो चेंजेस आ रहे हैं वो समझ में आ सके. अगर हम सामने वाले पर्सन के लिए अच्छा फील करते हैं तो हमारा बिहेवियर डिफरेंट होगा. हम उनसे अच्छे से मिलेंगे, अच्छे से बात करेंगे, उनकी बातों को सुनेंगे, समझेंगे. लेकिन अगर हम सामने वाले पर्सन के लिए गलत फील कर रहे हैं, हमको लगता है कि उसने हमारे साथ कुछ गलत करा है और उस वजह से हम अपना एटीट्यूड चेंज कर रहे हैं, नेगेटिव बना रहे हैं, तो हमारा बिहेवियर भी उसके लिए चेंज हो जाएगा. हम उसकी बातों को सुनेंगे नहीं ढंग से, उसकी बात को काटने की कोशिश करेंगे, वो जो बोलेगा उसको समझेंगे नहीं, उसके अगेंस्ट काम करेंगे. तो छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं ये ऑब्जर्व, कभी कभी ऐसा होता है कि अगर हम ऑब्जर्व करें तो ऑब्जर्वेशन से भी हम ये पता कर सकते हैं कि अगर सामने वाला जो एम्प्लॉय है उसके मन में कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं है. आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी. नाउ मॉडल ग्रीवेंस प्रोसीजर. अभी ग्रीवेंस अगर हो चुका है तो क्या प्रोसीजर है अपनी बात को रखने का, आपके साथ जो भी अनफेयर ट्रीटमेंट हुआ है उसको पुट फॉरवर्ड करने का प्रोसीजर क्या है, इसको पढ़ते हैं. इंडिया एट प्रेजेंट हैज़ ओनली वॉलंटरी ग्रीवेंस प्रोसीजर कॉल्ड मॉडल ग्रीवेंस प्रोसीजर फॉर्मुलेटेड इन परसुएंस टू द कोड ऑफ डिसिप्लिन. कोड ऑफ डिसिप्लिन 16th सेशन ऑफ इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस 1958 में आया था. ये क्या होता है इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी आपको. अभी इसमें ये समझते हैं कि कोड ऑफ डिसिप्लिन के अंदर मॉडल ग्रीवेंस प्रोसीजर का मेंशन है और ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है. क्वेश्चन ऐसा आता है कि मॉडल ग्रीवेंस प्रोसीजर आप कहाँ आप मिलता है, वेयर डू यू फाइंड द मेंशन ऑफ मॉडल ग्रीवेंस प्रोसीजर. तो आंसर वुड बी कोड ऑफ डिसिप्लिन. तो कोड ऑफ डिसिप्लिन कब आया था? 16th सेशन ऑफ इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस जो 1958 में हुई थी, उसके बाद कोड ऑफ डिसिप्लिन को लाया गया था. अब इसमें क्या है, क्या फीचर्स हैं, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. सो मोस्ट ऑफ द ग्रीवेंस प्रोसीजर नाउअडेज आर बिल्ड आफ्टर द मॉडल ग्रीवेंस प्रोसीजर. अभी देखो, मैंने आपको स्टैंडिंग ऑर्डर्स का जो एक्ट हुआ था, जो स्टैंडिंग ऑर्डर्स का एक्ट मैंने करवाया था, उसमें मैंने आपको बताया था एक मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर्स होते हैं, मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर्स. ठीक है. अब वो मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर एक फॉर्मेट है, एक परफॉर्मा है. उस परफॉर्मा को ध्यान में रख के आप इंडस्ट्री वाइज अपने स्टैंडिंग ऑर्डर सेपरेटली बना सकते हो. लेकिन ध्यान में क्या रखना है, जो जो उसमें हेड्स दिए हुए हैं, पॉइंट्स दिए हुए हैं, उनको इंक्लूड करना ही करना है. बस हाँ, अपनी इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग आप कुछ चेंजेस कर सकते हो. इन द सेम मैनर एक मॉडल ग्रीवेंस प्रोसीजर है जो एक स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट है. अब उस फॉर्मेट को ध्यान में रख के आप अपना ग्रीवेंस प्रोसीजर बना सकते हो. लेकिन जो जो चीज़ें उसमें मेंशन है आपको वो स्टेप्स फुलफिल करने पड़ेंगे. बस यही है मॉडर्न ग्रीवेंस प्रोसीजर. अब इसमें क्या क्या स्टेप्स हैं इसको पढ़ते हैं. ध्यान रखने वाली बात क्या है, 16th सेशन ऑफ इंडिया लेबर कॉन्फ्रेंस जो 1958 में हुआ था, उसमें कोड ऑफ डिसिप्लिन आया था और कोड ऑफ डिसिप्लिन में इसका मेंशन है, किसका, मॉडल ग्रीवेंस प्रोसीजर का. ये क्वेश्चन यूजीसी नेट में मैक्सिमम ऑफ टाइम पूछा गया है, मतलब आता रहता है ये क्वेश्चन. तो 2 मार्क्स है और ईजी सा क्वेश्चन है, आप प्लीज़ इसको नोट डाउन कर लीजिएगा. अब इसके स्टेप्स क्या क्या है ये पढ़ते हैं. फर्स्ट स्टेप है, अगर अगर आपके पास कोई ग्रीवेंस है तो आप उसको, पहला स्टेप क्या है, आप पहले उसको क्या करोगे, सबमिट करोगे अपनी इमीडिएट बॉस को. एन अग्रीव्ड वर्कर शैल फर्स्ट प्रेजेंट हिज ग्रीवेंस वर्बली in person to the officer designated by the management for the purpose.
ठीक है। तो आपका जो ऑफिसर है, जनरली क्या होता है, इमीडिएट बॉस को ही आप जो ग्रीवेंस है वर्बली आप सबमिट करते हो। तो जो भी मैनेजमेंट ने जो भी डेजिग्नेशन दिया है, जो भी पर्सन को ऑथोराइज कर रखा है, आप उसको वर्बली क्या करोगे, अपना ग्रीवेंस सबमिट करोगे, ठीक है, कि मेरे को ये प्रॉब्लम है। An answer shall be given within 48 hours of the present of complaint। अब ये जो फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप में जिस दिन भी आपने अपना सबमिट करी है कंप्लेन, उस दिन से 48 आवर्स के अंदर आपको आंसर मिल जाना चाहिए। तो पहले स्टेप में क्या है टाइम पीरियड, 48 आवर्स। देन सेकेंड स्टेप, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट लेवल। पहला क्या था, आप इमीडिएट बॉस को दे सकते हो, या मतलब जो भी मैनेजमेंट ने आपको पर्सन ऑथराइज कर रखा, आप उसको अपनी कंप्लेंट वर्बली बताओगे, और वो पर्सन, वो लेवल जो फर्स्ट लेवल है, उसका आंसर आपको 48 आवर्स के अंदर मिल जाना चाहिए। इफ वर्कर इज नॉट सेटिस्फाइड विद द डिसीजन ऑफ दिस ऑफिसर, विच ऑफिसर, जो फर्स्ट वाला था, पहला वाला जो स्टेप था जो अभी हमने पढ़ा, अगर उसके आंसर से, उसके डिसीजन से वर्कर सेटिस्फाइड नहीं है, या जो ऑफिसर है वो 48 आवर्स के अंदर अपना जो डिसीजन है उसको देने में फेल हो जाता है, तो क्या करेगा वर्कर, ही शैल आइदर इन पर्सन और अकम्पनीड बाय हिज डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेटिव, अपने एक अकेला वो खुद भी जा सकता है, या डिपार्टमेंट का जो भी उसके साथ रिप्रेजेंटेटिव जाना चाहे वो जा सकता है। अपना जो ग्रीवेंस है किसके सामने रखेगा, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट डेजिग्नेटेड बाय द मैनेजमेंट फॉर द पर्पस ऑफ हैंडलिंग ग्रीवेंस। तो नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है, अगर आपके जो बॉस है या जो पर्सन मैनेजमेंट ने ऑथराइज करा था, उसने 48 आवर्स के अंदर एक प्रॉपर डिसीजन नहीं दिया, या डिसीजन जो दिया है वो आपको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो आप अकेले या एक रिप्रेजेंटेटिव के साथ किसके पास जा सकते हो, HOD के पास जा सकते हो, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के पास जा सकते हो। For this purpose, a fixed time shall be specified during which any working day aggrieved worker could meet। अब aggrieved worker कब मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, ये एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है, तो उसमें वो कोई भी दिन, कोई भी वर्किंग डे को अपना ग्रीवेंस लेके HOD के पास जा सकता है। HOD के पास 13 डेज का टाइम होता है उसको सेटल डाउन करने का। जो भी ग्रीवेंस उसके पास आया है, जिस दिन आया है, उस दिन से 13 डेज के अंदर जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है उसको सेटल डाउन करना पड़ेगा अपना ग्रीवेंस। If the decision of departmental head is unsatisfactory, the aggrieved worker may request for forwarding his grievance to the grievance committee। अगर 13 डेज के अंदर जो डिसीजन आया है या नहीं आया है, या जो भी आया है डिसीजन वो अनसेटिस्फैक्ट्री है, वर्कर को पसंद नहीं आया, तो वो रिक्वेस्ट कर सकता है कि उसके ग्रीवेंस को ग्रीवेंस कमिटी को फॉरवर्ड किया जाए। विच शैल मेक इट्स रिकमेंडेशन टू द मैनेजर। अब वो ग्रीवेंस कमेटी मैनेजर को रिकमेंडेशंस देगी। रिकमेंडेशन मतलब जो भी ग्रीवेंस है उससे रिलेटेड जो वो समझती है कि ये होना चाहिए, वो चीज़ किसको देगी, मैनेजर को देगी। कितने दिन में, जिस दिन भी उसके पास ग्रीवेंस आया है कमेटी के पास, उस दिन से 7 दिन के अंदर वर्कर्स रिक्वेस्ट यूनानिमस रिकमेंडेशन शैल बी इम्प्लीमेंटेड बाय द मैनेजमेंट। ठीक है, 7 डेज के अंदर। इन द इवेंट ऑफ डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन अमंग द मेंबर्स ऑफ ग्रीवेंस कमेटी। अब ग्रीवेंस कमेटी एक साथ, क्योंकि कमेटी है तो कुछ मेंबर्स मिलके बनी होगी वो कमेटी। अब पहले तो यूनानिमस डिसीजन होना चाहिए कमेटी का, मतलब एक मत के साथ सब जो सोच रहे हैं वो होना चाहिए। अगर जो मेंबर्स हैं वो आपस में उनका यूनानिमस डिसीजन नहीं आ पा रहा है, तब क्या होगा, द व्यूज ऑफ द मेंबर्स अलॉन्ग विद द रेलिवेंट पेपर। तो सारे मेंबर्स के व्यूज जो वो समझते हैं और जो भी पेपर्स रिक्वायर्ड है उसको किसको देना पड़ेगा, शैल बी प्लेस्ड बिफोर द मैनेजर फॉर द फाइनल डिसीजन। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अगर HOD 13 डेज के अंदर एक सेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई डिसीजन नहीं दे रहा है तो वर्कर ये रिक्वेस्ट करेगा कि उसके ग्रीवेंस को ग्रीवेंस कमेटी को फॉरवर्ड किया जाए। ग्रीवेंस कमेटी एक यूनानिमस डिसीजन को फॉरवर्ड करेगी मैनेजर को, और वो डिसीजन कितने दिन में उसको करना है, 7 डेज में। यूनानिमस डिसीजन अगर नहीं आता है, यूनानिमस का मतलब होता है एक मत, मतलब जहाँ पर सारे लोग एक ही चीज़ को हाँ बोल रहे हैं, वो यूनानिमस होता है। अगर ग्रीवेंस कमेटी के मेंबर्स आपस में अग्री नहीं कर रहे हैं तो जितने भी मेंबर्स हैं उन सबके व्यूज, उनकी ओपिनियंस और जो भी रिक्वायर्ड पेपर्स है उसको वो जो ग्रीवेंस कमेटी है किसको सामने रखेगी, मैनेजर को दे देगी, और मैनेजर फिर फाइनल डिसीजन लेगा।
In either case, the final decision of the management shall be communicated, और कोई भी फॉर्म हो 7 days के अंदर अगर जो रिकमेंडेशन है वो मैनेजर को पहुंच जाती है, और अगर यूनानिमस डिसीजन नहीं आया है तो सारे के सारे जो मेंबर्स हैं कमेटी के, उनके थॉट्स मैनेजर को पहुंच जाते हैं, तो मैनेजर को दोनों केसेस में जो वर्कर है उसको डिसीजन देना पड़ेगा कितने दिन में? 3 दिन के अंदर. In either case, the final decision of the management shall be communicated to the workman concerned by the personal officer within 3 days. I hope आपको ये चीज समझ में आई होगी. From the receipt of grievance committee's recommendation. 7 दिन के अंदर टाइम मिला है ग्रीवेंस कमेटी को यूनानिमस डिसीजन देने का, लेकिन जब वो रिकमेंडेशन मैनेजर के पास पहुंच जाएगा तो मैनेजर उसको 3 दिन का टाइम दिया जाता है मैनेजर को कि वो डिसीजन, जो भी कमेटी का डिसीजन है उसको वो वर्कर को 3 दिन के अंदर फॉरवर्ड करे. अब ये एक प्रोसेस है. पहले ग्रीवेंस सबमिट होगा इमीडिएट बॉस को या वो पर्सन जो ऑथराइज्ड है. उसके बाद एचओडी, अगर यहाँ रिजॉल्व नहीं होता है तो एचओडी, यहाँ रिजॉल्व नहीं होता है तो ग्रीवेंस कमेटी, यहाँ रिजॉल्व नहीं हो रहा है तो मैनेजमेंट को अपील की जाएगी रिव्यू के लिए. एंड द लास्ट वन इज आर्बिट्रेशन. आर्बिट्रेशन का मतलब होता है थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व किया जाएगा. जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई जो पार्टीज हैं ग्रीवेंस की, उनके बीच में चीज़ों को रिजॉल्व करने के लिए एक थर्ड पार्टी को एंटर होना पड़ता है, और ये होता है आर्बिट्रेशन. फोर्थ वन इज अपील टू मैनेजमेंट फॉर डिवीजन. ग्रीवेंस कमेटी ने अपना रिकमेंडेशन दिया मैनेजर को, मैनेजर ने 3 दिन के अंदर वर्कर को वो डिसीजन दे दिया. अब वर्कर उससे भी क्या है, सेटिस्फाइड नहीं है. शुड द डिसीजन फ्रॉम द मैनेजमेंट बी नॉट फोर्थ कमिंग विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम. मतलब चाहे वो 3 दिन का जो टाइम है, जैसे मैनेजर को मिला डिसीजन रिकमेंडेशन कमेटी का, उसको 3 दिन मिलते हैं कि वो वर्कमैन को अपना डिसीजन सुनाए. या तो 3 दिन का समय निकल गया, उसने डिसीजन नहीं सुनाया, या डिसीजन वर्कमैन को पसंद नहीं आया. दोनों केसेस में क्या होगा? द वर्कमैन में अपील. अब इसमें क्या लिखा है? शुड द डिसीजन फ्रॉम द वर्क मैनेजमेंट बी नॉट forthcoming within the stipulated period or should it be unsatisfactory. दोनों केस में या तो डिसीजन 3 दिन के अंदर नहीं आया है या आ गया है और अनसेटिस्फैक्ट्री है, तो वर्कर शैल हैव द राइट टू अपील टू मैनेजमेंट फॉर रिवीजन. मतलब ये जो भी डिसीजन है उसको दोबारा से रिव्यू करने की राइट है वर्कर को. While making this appeal, the worker, if he desires, अगर उसको लगता है, shall have the right to take an union official. तो इस अपील के लिए वो अपने साथ एक यूनियन के ऑफिशियल को भी ले जा सकता है, along with him to facilitate discussion with the management. मैनेजमेंट के साथ डिस्कशन को, ग्रीवेंस को सॉल्व करने के लिए, एक प्रॉपर डिस्कशन के लिए वो वर्कर अपने साथ एक यूनियन मेंबर को भी ले जा सकता है. और मैनेजमेंट को क्या है? मैनेजमेंट शैल कम्युनिकेट इट्स डिसीजन विद इन अ वीक ऑफ द वर्कमैन्स रिवीजन पिटिशन. तो जिस दिन भी अपील गई है रिवीजन की वर्कमैन की मैनेजमेंट को, तो उस दिन से एक वीक मतलब 7 डेज के अंदर उसको क्या करना पड़ेगा? सॉर्ट आउट करना पड़ेगा मैनेजमेंट को पूरा का पूरा ग्रीवेंस. अब यहाँ भी बात नहीं बनी तो फाइनल क्या होगा? इफ नो अग्रीमेंट इज स्टिल पॉसिबल, द यूनियन एंड मैनेजमेंट मे रिफर द ग्रीवेंस टू वॉलंटरीली आर्बिट्रेशन विद इन अ वीक ऑफ रिसिप्ट बाय द वर्कर ऑफ मैनेजमेंट डिसीजन. अब 1 हफ्ते के अंदर मैनेजमेंट ने क्या करा? अपना डिसीजन दे दिया वर्कर को, और वर्कर को वो डिसीजन पसंद नहीं आया तो वर्कर 1 हफ्ते के अंदर क्या कर सकता है? आर्बिट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकता है. आर्बिट्रेशन का मतलब है थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो जाएगी. फिर कॉन्सिलेशन ऑफिसर हो गया, जैसे कि कॉन्सिलेशन ऑफिसर, वो क्या करेगा? उन दोनों जो भी पार्टीज है ग्रीवेंसेस के, एम्प्लॉयर या वर्कर, उन दोनों को बिठा के उनके पॉइंट्स को सामने रख के चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेगा. In case of grievance arising out of discharge, dismissal of a workman, अगर ग्रीवेंस किससे रिलेटेड है? डिस्चार्ज या डिसमिसल से रिलेटेड है, तो वर्कर को पूरे के पूरे स्टेप्स को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है. वो डायरेक्टली किसके पास जा सकता है? उसके पास ये राइट है कि वो डायरेक्टली एक डिसमिसिंग अथॉरिटी या कोई सीनियर अथॉरिटी जो ऑथोराइज अथॉरिटी है उसके पास जा सकता है विद इन अ वीक. जिस दिन भी वो डिसमिसल या डिस्चार्ज हुआ है उस दिन से वीक के अंदर वो डायरेक्टली एक सीनियर अथॉरिटी के पास अप्लाई कर सकता है. कब? जब डिस्चार्ज और डिसमिसल से रिलेटेड ग्रीवेंस है. इन सब के अलावा उसको ये पूरे के पूरे स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, लेकिन अगर डिस्चार्ज और डिसमिसल का मामला है तो वो डायरेक्टली एक हायर अथॉरिटी को अपील कर सकता है. आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी.
सो दिस वॉज इट। आई होप आपको ये ग्रीवेंस वाला वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो जो न्यू है मेरे चैनल पे, जो ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर माई चैनल, शेयर माई वीडियोज़ विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। एंड मैं नेक्स्ट वीडियो लेके जल्दी आऊँगी। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग एंड बाय बाय।